सीधे रुख करना चाहता हूं हामिद बशानी साहब का। बशानी साहब, आप आप माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो को आप किस तरीके से देखते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को, फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे पर उनके आने को, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट उनका आया है, ये कहना कि केवल और केवल उनका ये इनएक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का ये मानना है जिसकी वजह से वो ऐसा बोल गए, ये लगता है आपको या नहीं? बिलावल भुट्टो ने जो कहा सोच समझ के कहा है। देखें जी, मैं बिलावल भुट्टो को बड़ा कीनली वॉच कर रहा हूं जब से उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली है। और लोग उनको एक यंग प्रॉमिसिंग फॉरवर्ड लुकिंग लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये उनके अपने अल्फाज नहीं हैं। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी स्पीच को जो है वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करें, जो गुज़श्ता 5 सालों में या उससे पहले जो स्पीचेस और स्पेसिफिकली जो गुज़श्ता 3 सालों में हुई हैं, ये जो आरएसएस का रेफरेंस दिया है, इसका कामा, फुल स्टॉप, लैंग्वेज, एवरीथिंग जो है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। वो आप 2-3 दफा दीगर लीडरों जिनमें इमरान खान सर फहरिस्त हैं, उनकी तकारीर में आप सुन चुके हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये बुनियादी तौर पे एक प्री रिटन किस्म की स्पीच है जिसको एक ही तरह के वो लिखते हैं लोग, वो लोग लिखते हैं जो पाकिस्तान में वार मॉन्गरिंग, हेटेड और इस तरह की जो जंगबाज किस्म की सोच रखते हैं। और उन्होंने इस तरह की तकारीर जो हैं बेशुमार की हैं यूनाइटेड नेशन में। जहाँ तक इस इशू को उठाने का सवाल है, तो अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म पे एक जो है वो कॉन्फ्रेंस को या मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और उसमें आप ओसामा बिन लादेन का हवाला नहीं देते या इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक का हवाला नहीं देते या बम्बई अटैक का हवाला नहीं देते, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म। ये कभी भी जो है वो हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म में जब कभी भी कोई जिक्र करेगा तो उसमें सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि ओसामा बिन लादेन कौन था और वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था। अब इसमें सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो एक बहुत ही मुश्किल काम कर रहे थे जिसको आप इनडिफेंसिबल काम कह सकते हैं, चूंकि जो ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी, अगर पाकिस्तान उसको तस्लीम करता है तो वो स्टेट का फेलियर और उसका टेररिज्म के साथ एक कंप्रोमाइजिंग किस्म का एटीट्यूड जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो कहते हैं कि वो हमारी मर्जी से वहां बैठा हुआ था, तो इसका मतलब फिर जाहिर है कि वो टेररिज्म में उसके साथ थे, उसके साथी थे। अगर वो कहते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर बैठा हुआ था, तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड शख्स आपकी मर्जी के बगैर आपकी इतनी सेंसिटिव जगह पे आपके बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑन काउंट ऑफ टेररिज्म यू फेल्ड। बिल्कुल। और आप ना सिर्फ खुद फेल हुए बल्कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो फेल किया, और उस पे जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हुई, ये सारे मामलात हुए टेररिज्म के नाम पे, उस पे फिर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो बशानी साहब, मैं आपकी बात को अगर सही समझ रहा हूं तो आपका कहना है कि बिलावल भुट्टो के लिए ये बयान देना नरेंद्र मोदी के ऊपर एक मजबूरी थी, एक डिफ्लेक्शन करने की उनकी कोशिश थी, हेडलाइन बनाने की कोशिश थी, ताकि जो उससे पहले बातें उठ चुकी हैं, मुंबई की, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया, मुंबई की, वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन से हटे और ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाए। और शायद इसमें कामयाब भी हुए बिलावल भुट्टो, इससे हमको इनकार नहीं करना चाहिए। मैं जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए जुल्फिकार साहब के पास जाना चाहता हूं। जुल्फिकार साहब, ठीक अभी बशानी साहब ने अपना एनालिसिस दिया कि क्यों बिलावल भुट्टो ने ये बातें कही हैं, हासिल क्या किया उन्होंने ये कह के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, तमाम जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं उन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव बयान किया। अभी जो मेहमान थे उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव किया। देखिए, बिलावल साहब ने एक बात जो की वो आप देखें किस पर्सपेक्टिव में उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो उसके जवाब में उन्होंने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को एपिसेंटर कह रहे हैं, अब आप देखें कि आप ओसामा बिन लादेन तो चला गया जो टेररिज्म की। फॉरेन मिनिस्टर ने तो इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने तो फैक्ट बयान किया है ना, जो यूनाइटेड नेशन भी उस फैक्ट को तस्लीम करती है। FATF में आपको रखा इसीलिए गया था
तो उन्होंने तो फैक्ट लगाया, बयान किया है, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। चले, अगर उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया तो पाकिस्तान FATF से निकल चुका है सर। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान की फिर जाएगा पाकिस्तान 3 महीने में। मिर्जा साहब जरा एक बार बोल लेते हैं, उनकी आवाज दब जाती है जब आप बोलते हैं, बोलिए। पाकिस्तान ने तमाम उसके जो कंट्रोल्स और उसके मेजर्स थे वो पूरे किए हैं और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया है। पाकिस्तान इज नो मोर इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। जी, तो आज ये जिस perspective- जुल्फिकार साहब नहीं चले, ठीक है, अभी नहीं है, मैं मान रहा हूं आपकी बात को, अभी अभी हटा है, लेकिन FATF में किसी भी मुल्क को क्यों डाला जाता है ये बता देना। फिर FATF में आया क्यों था पाकिस्तान? के अंदर बहुत सारी ऐसी जिसको मीट करना था, उन चैलेंजेस को, उन रिक्वायरमेंट्स को। तो कोई एक राउंड नहीं थी या एक नहीं था उसके अंदर। देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वांटेड टू बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। सर आप जान के नहीं बता रहे हैं, FATF एक टेरर वॉचडॉग है। वो दुनिया भर में दहशतगर्दी में जितने मुल्क शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी निगाह रखने के लिए और उनको मजबूर करने के लिए है फाइनेंशियली कि वो आतंकी टेरर की राह छोड़ दें। टेरर फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द पॉइंट जिसके अंदर था। और पाकिस्तान ने आज मुझे खुशी है आपने माना, आज तक के जितने भी उसके इश्यूज थे उन सबको एड्रेस कर दिया। नाउ पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट। अब एक चीज, जब पाकिस्तान उससे बाहर निकल गया, हम उससे आगे की बात करें, वो पुरानी बात हो गई है अब। लेकिन जो असल बात है, जो हकीकत है, उसके ऊपर फोकस करते हैं कि आप ये बताइए कि मोदी साहब ने गुजरात के अंदर ऐसे वाकयात के अंदर उनकी इंक्लूजन नहीं थी। वो नहीं थी। इससे ज्यादा प्लेनली मैं क्या कहूं आपसे, नहीं थी। और हिंदुस्तान में हम किसी के कहे की बात नहीं मानते। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो जब वर्डिक्ट देता है उसकी बात मानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहा हूं, नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलत भी फैसला कर देते हैं तो वो भी अब ये तो साहब, ये तो जुल्फिकार साहब कोई बात नहीं हुई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी फैसला आप करेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आप लिखेंगे और वो जजमेंट्स में क्या गलती है ये भी आप तय करेंगे। मेरे ख्याल से आप जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। इसका जवाब जरा शाजिया देना चाहेंगी। शाजिया जी, बहुत सारी मैं वही कहना चाह रही थी। देखिए आप FATF की बात कर रहे थे, टेरर फाइनेंसिंग की, पर सब जानते हैं कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, चाहे वो आउटफिट्स हो, चाहे बाकायदा इंडिविजुअल्स के नाम हो, वो पाकिस्तान में मौजूदगी है। तो अगर आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात से आप हटकर आप ही के फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा माजी के किसी चैप्टर को, जहां पे इंडिया में भी पूरी सुनवाई हो चुकी है, उसको लाएंगे और जिसका ताल्लुक नहीं है कहीं से भी, जो पाकिस्तान को टेरर एक्सपोर्ट जोन माना जाता है, और तो आपको लगता है कि इससे आपको किसी भी तरह से पॉलिटिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी कोई फायदा तो होना नहीं है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अपनी देखिए अकल ज्यादा बड़ी है ना, आप भी ये मानेंगे किसी भी जानवर से। तो आप ये खुद सोचिए कि अगर आप उसका ताल्लुक नहीं है, ना तो गुजरात का ताल्लुक है मौजूदा हालात से, या जो चार्जेस हैं पाकिस्तान के खिलाफ या उन टेरर आउटफिट्स के खिलाफ, ना ही उसका कोई ताल्लुक है मोदी जी पर जो पुराने कभी भी किसी भी वक्त पर कोई भी केस है चार्ज रहा हो, या उनको जाने की इजाजत थी या नहीं थी, मतलब उसका ताल्लुक है नहीं किसी चीज से। तो वो किस तरह से अच्छी पॉलिटिक्स है, अच्छी डिप्लोमेसी भी हुई ना। इसे बयान जो है घिनौना है, शब्द उसमें जिस तरह से उसका अल्फाज का चयन हुआ है, जिनको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ओछा है, हल्का है, लेकिन उसमें सच्चाई भी नहीं है और ना ही किसी भी तरह से कोई फायदा होता है, क्योंकि कोई रिप्लाई या रिबटल के तौर पर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप लोग किस तरह से उसको सही कह सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।